हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जो हम आज से इतिहास शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक सभ्यता। वैदिक संस्कृति। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक सभ्यता में वैदिक संस्कृति से हम शुरू करते हैं। 1500 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। हड़प्पा सभ्यता का मूल निवास क्षेत्र सप्त सिंधु था। 1500 ईसा पूर्व के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में सप्त सिंधु प्रदेश में जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसे विषय में समस्त जानकारी चार वेदों से प्राप्त करते हैं। यानी जो उसके बारे में जानकारी अपने को मिलती है वो चार वेदों से मिलती है। वेदों के नाम है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। क्योंकि 1500 ईसा पूर्व जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सप्त सिंधु प्रदेश में जो नवीन संस्कृति अस्तित्व में आई उसके विषय में समस्त जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। इसलिए इसे जो है इस नवीन संस्कृति को हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। वैदिक वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्योंकि वेद के निर्माता आर्य लोग थे इसलिए इसे हम आर्य संस्कृत भी कहते हैं। आर्य संस्कृत का भाषा शब्द है और इसका अर्थ है होता है श्रेष्ठ। आर्यों का मूल निवास स्थान। यद्यपि आर्यों का जो है पहली गतिविधियों का केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश था, लेकिन आर्य मूलतः भारत के थे या बाहर के, इस विषय पर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। ये जो यहाँ पे कुछ विद्वान दिए हुए हैं और उनके जो है मत है जिसने जहाँ का माना है आर्यों का। ये विद्वान और आर्यों का मूल क्षेत्र। दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में बताया है कि आर्य तिब्बत के क्षेत्र से आए थे। ठीक है, फिर यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में जो है इन्होंने उत्तरी ध्रुव के निवासी माना है आर्यों को। फिर पंडित गंगानाथ झा जो है ब्रह्म ऋषि देश के निवासी, इन्होंने माना है। एल डी कल्ला ने कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से। डॉक्टर अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद ने जो है सप्त सिंधु प्रदेश के ही मूल निवासी माना है। और जर्मन विद्वान मैक्स मुलर जो है मध्य एशिया बैक्ट्रिया उन्होंने माना है। वैदिक काल जो है अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसमें जो है सामान्य समस्त जानकारी जो है इसकी ऋग्वेद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसमें समस्त जानकारी शेष तीन वेद और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वैदिक काल। हड़प्पा सभ्यता का पतन 1500 ईसा पूर्व में हुआ, इसलिए माना गया है कि भारत में आर्य संस्कृति का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व हुआ होगा। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आर्य जो है लोहे से परिचित नहीं थे। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से खुदाई में लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह लोहा 1000 ईसा पूर्व का है। चूंकि उत्खनन से लोहे का प्राचीनतम खुदाई प्रमाण 1000 ईसा पूर्व का है और प्रारंभिक आर्य का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व रहा होगा, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व के बाद खेती प्रारंभ हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल। चूंकि लोहे का प्राचीनतम प्रमाण 1000 ईसा पूर्व का है जो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है, अतः ऐसा माना गया है कि उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। क्योंकि उत्तर वैदिक साहित्य जो है साहित्य में अथर्ववेद में लोहे का जिक्र आया है। अथर्ववेद में लोहे को श्याम अयस यानी कृष्ण अयस कहा गया है, इसलिए उत्तर वैदिक का प्रारंभ जो है 1000 ईसा पूर्व है। क्योंकि आर्य संस्कृति एक ग्रामीण सभ्यता थी और 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में 16 महाजनपदों के अंतर्गत अनेक नगरों का अस्तित्व दिखाई देता है, इसलिए जो है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा होगा। ऋग्वैदिक संस्कृति। ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में जानने का सबसे पहला मुद्दा यह है कि आर्य भारत में कहाँ रहते थे तथा इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार। ऋग्वैदिक आर्यों के विषय में सबसे प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में तमाम भौगोलिक एवं स्थानों का जिक्र आया है। इससे पता लगाने में यह सहायता मिलती है कि भारतीय महाद्वीप में जो है आर्यों का निवास क्षेत्र कहाँ पर था। ऋग्वेद में अनेक नदियों का उल्लेख आया है। पूर्व वैदिक साहित्य में 31 नदियों का, जबकि ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख हुआ है, जिनमें से सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। इसका अर्थ है ऋग्वैदिक आर्य सिंधु नदी के आसपास ही रहते थे। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार तथा गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है। यानी जैसे जैसे हम पूर्व में बढ़ते जाते हैं नदियों का उल्लेख कम होता गया है। इससे यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक आर्य जो है मूल रूप से सप्त प्रदेश में रहते थे। यही कारण है
कि यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख आया है। यानी ऋग्वेदिक आर्य गंगा नदी की घाटी में प्रवेश नहीं किए थे तथा उनकी गतिविधियों का प्रमुख बिंदु सप्त सिंधु प्रदेश ही था। ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। ऋग्वेद में सप्त सिंधु क्षेत्र की 7 नदियों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है। सिंधु, वितस्ता यानी जिसका जो है आधुनिक नाम झेलम है, अस्किनी इसका आधुनिक नाम चिनाब, पुरुषनी इसका आधुनिक नाम है रावी, विपाशा इसका आधुनिक नाम है व्यास, शतुद्री इसका आधुनिक नाम है सतलज और सरस्वती इसका आधुनिक नाम है सरस्वती। ये इसको कहीं कहीं गग्गर भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में जो है अफगानिस्तान की 4 नदियों का भी उल्लेख आया है जो इस प्रकार है। कुबा, काबुल, कुर्मु, कुर्रम, गोमती, गोमल और सुवास्तु यानी स्वात। इसके इसके अतिरिक्त जो है ऋग्वेद में कश्मीर की एक नदी मरुद्वृद्धा का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी मुजवंत का उल्लेख हुआ है जहाँ से आर्य सोमरस बनाने के लिए सोम प्राप्त करते थे। सोम एक प्रकार की औषधि या जड़ी बूटी थी। इस तरह से पता चलता है कि ऋग्वेदिक आर्य प्रारंभिक आर्यों की गतिविधियाँ अफगानिस्तान से लेकर गंगा नदी के पश्चिम तट तक सीमित थी, अर्थात ऋग्वेदिक काल में आर्य गंगा नदी को पार नहीं कर पाए थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, अर्थात आर्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी, लेकिन धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया है, अर्थात नदियों की माँ। यह ऋग्वेदिक काल में भौतिक जीवन। कृषि की तुलना में पशुपालन का महत्व अधिक था। भ्रमणशील और युद्धरत थे। दो विशेषताएं पशुपालन और युद्ध करना। गाय युद्ध का कारण जो है संपत्ति की इकाई और दक्षिणा की वस्तु गविष्ठ शब्द और अघन्या शब्द भी मिलते हैं। पाणी नामक जो है व्यापारी गाय के चोर को कहते थे, जो गाय का चोर होता था, गाय की चोरी करता था, उसे पाणी कहते थे। और गाय को अघन्या भी कहा गया यानी कि ना मारने योग्य पशु। और जो गाय को मारता था उसको जो है मृत्युदंड की सजा निर्धारित थी उस समय। घोड़ा जो है दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। गाय शब्द का जो 76 बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कृषि को देखते हैं। कृषि जो है का धंधा गौण था। केवल 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख हुआ है। कृषि के संबंध में कुछ शब्दों का उल्लेख उर्वरा उपजाऊ भूमि को कहा है। किल जो है उष्ण भूमि, लांगल जो है हल, वृक बैल और शकम जो है करीश। शकम करीश जो है गोबर की खाद और उर्दर मतलब अनाज मापने वाला बर्तन। ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज यव का उल्लेख, चावल और गेहूं का कोई उल्लेख नहीं है। यानी ऋग्वेद में जो है केवल एक ही अनाज यव यानी जिसको जो भी बोल सकते हैं अपन का उल्लेख है। चावल और गेहूं का कोई उल्लेख नहीं मिलता ऋग्वेद में। उद्योग धंधे सीमित शब्द ही मिलते हैं इसके लिए। उदाहरण के लिए इसमें देखते हैं। तक्षण मतलब होता है बढ़ाई, करमार मतलब धातु करनी, धातु को पीटने वाला जिसे लोहार भी कहते हैं। हिरण हिरण मतलब सोने को हिरण बोलते थे। अयस को तांबे और कांसे को अयस बोलते थे। यह सिंधु नदी को हिरण्य कहा गया है। ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। मुद्रा का प्रचलन नहीं था। लेन देन के लिए गाय का ही प्रयोग किया जाता था। यानी गायों ही उस समय जो है वस्तु विनिमय की आधार थी। फिर अर्थव्यवस्था ग्रामीण शहरों में नहीं रहते थे, यानी कि अर्थव्यवस्था में ग्रामीण थी, शहरों में लोग नहीं रहते थे। पानी जो है एक तरह के व्यापारी लोग इनसे डरते थे। वेगनाट सूदखोर थे, यानी जो अपना पैसा देकर सूद लेते थे, ब्याज लेते थे, उन्हें सूदखोर कहा जाता था। मुद्रा न होने के कारण करारोपण प्रचलित नहीं था। बलि जो है राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। तो दोस्तों ये रहा हमारा जीके का ये पहला वीडियो है हिस्ट्री का, जो कि ये पूरा चलेगा प्राचीन इतिहास जो भी है। और ऋग्वेदिक काल से हम लोगों ने शुरू किया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी को हमने कवर किया है, ताकि क्वेश्चन जो है ये बहुत ढेर सारे आते हैं हमारी आने वाली परीक्षाओं में और अभी तक जो आ चुके हैं उनमें भी। तो दोस्तों इसको आप जो है देखिए अच्छे से, रिवीजन करिए, याद करें और एक नौकरी जो है अपने को लेनी ही लेनी है हर हाल में। माँ बापों का सपना जरूर पूरा करना है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।